हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ विद बुक्स। हम शुरू कर रहे हैं नमक स्वादानुसार की फर्स्ट स्टोरी जिसका नाम है परवाज़। और इस बुक को लिखा है निखिल सचान जी ने। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को स्पीड कम लगे तो 1.5 और 2x में देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। परवाज़, अजूबा, गया प्रसाद और सुपर कमांडो ध्रुव। नानू के लिए ये वाला संडे अच्छा भी गया था और बुरा भी। बुरा इस लिहाज से कह लीजिए कि अजूबा नानू की जगह सुबू से मिलने आया था। अजूबा बहारिस्तान का रखवाला, खुदा गवाह फिल्म वाला अजूबा। वैसे तो सुबू नानू का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन ये बात नानू की समझ से बाहर थी कि अजूबा उससे मिलने क्यों नहीं आया। सुबू ने बताया कि अजूबा काले कपड़े में सफेद घोड़े पर आया था। सुबू की तो सांस ही अटक गई थी। फिर भी सुबू डरा नहीं और दोनों की बातचीत हुई। दोनों पहाड़ी पर गए और सुबू ने अजूबा को किला दिखाया, स्कूल भी दिखाया। उसने वो घर भी दिखाया जो नानू और सुबू ने चितकबरे पिल्ले के लिए बनाया था। नानू को इस बात से रोमांच भी हुआ कि अजूबा उनका उसका बनाया हुआ घर देखकर खुश हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी लग रहा था कि सुबू ने अजूबा को ये बात बताई भी होगी या नहीं कि टाट और मिट्टी से मजबूत घर बनाने की तरकीब नानू ने ही भिड़ाई थी। अगर उसने ऐसा बताया होता तो शायद कभी अजूबा उससे भी मिलने आ जाता। अजूबा भी कमजोरों का दोस्त था और नानू भी। उसे भी जानवर पसंद थे और अजूबा को भी। जैसे अजूबा घोड़े को अपना भाई बोलता था, वैसे ही नानू चितकबरे पिल्ले को अपना भाई कहता था। सुबू ने अजूबा को बबूल का वो पेड़ भी दिखाया जिस पर पेशाब करने से गया प्रसाद को जिन्न चढ़ गया था। सुबू ने अजूबा को बताया कि उस दिन के बाद से गया प्रसाद रोजाना अपने दरवाजे से बबूल के पेड़ तक लौटते लौटते जाता है और जिन के सामने उठक बैठक करता है। उसकी जिंदगी इस क्रम के गोल चक्कर में फंस गई है और वो गोल चक्कर तभी टूटेगा जब बारिश से बबूल के पेड़ का एक एक कांटा धुलकर फिर से साफ हो जाएगा। लेकिन इधर बीच 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी और बादलों का मिजाज भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक सुबू की बचकानी बातों से अजूबा की हंसी छूट गई। सुबू का माथा ठनक गया। ठनकने वाली बात भी थी। गया प्रसाद वाली बात सुबू और नानू के सिवा किसी और को पता नहीं थी। एक तो सुबू ने भरोसा करके बिना बाई गॉड की कसम खिलाए अजूबा को इतनी खुफिया बात बताई और अजूबा उसकी बात को लंतरानी समझकर हंसने लगा। दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई, कभी ये भारी तो कभी वो भारी। ऐसा लगता था कि इस बात का नतीजा निकलेगा ही नहीं कि आखिरकार दोनों में से कौन जीतेगा। अगर नानू ने सुबू को अजूबा की कमजोरी न बताई होती तो सुबू अजूबा से जीत ही नहीं सकता था। सुबू ने मौका देखकर अजूबा के कंचों पर फेंट मारा और अजूबा उठ नहीं पाया। नानू एक तो इस बात से दुखी था कि अजूबा उसके बताए राज की वजह से हार गया और दूसरा इस बात से दुखी था कि अजूबा उससे मिलने नहीं आया। खैर ये बात दुखी होने वाली थी तो, लेकिन इसके अलावा कुछ अच्छी बातें भी तो हुई थी जिनके लिए खुश भी हुआ जा सकता था। मसलन नानू ने रेल की पटरी पर जो सिक्का रखा था वो चुंबक बन गया था, नानू का खुद बनाया हुआ चुंबक। चितकबरा पिल्ला जो परसों ईंट और टाट के बनाए घर से भाग गया था, वो आज वापस लौट आया था और आते ही नानू के पैर चाटने लगा था। माँ ने सुबह ही उसको डांटा था कि उसके पैर जंगलियों की तरह हो गए हैं, नहा ले। फिर भी चितकबरा पिल्ला उसके गंदे पैर चाट रहा था। उसकी आंखों से रोमांच के आंसू गिरे थे। ये कहना मुश्किल होगा कि आंसू रोमांच के थे या ममता के या फिर खुशी के। उंगली पर रखकर करीब से देखा जाता तो शायद अंदाजा होता कि उसमें नमक के अलावा मिठास किस बात की थी। गणित की किताब के पन्नों के बीच में उसने जो पंख दबाया था, उसने एक बच्चा दिया था। एक बड़े पंख से 3 छोटे-छोटे पंख निकले थे। नानू का जी करता था कि वो यही सारे पंख अपने बाजू में बांधकर उड़ जाए और सारी दुनिया को बता दे कि पन्नों के बीच में पंख दबाने से बच्चे निकलने वाली बात झूठी नहीं है। जब वो उड़ता तो उसे मूर्ख समझने वाले लोग मुंह बाएं
मुंह बाहे उसकी उड़ान को ऐसे देखते रह जाते जैसे नागराज की कलाई से सांप निकलता देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ध्रुव की कॉमिक्स खूनी खिलौना रिलीज हुई थी और तौसी की रानी ने उसके बेटे टनी को जन्म दिया था। नानू इतना खुश हुआ जैसे उसका छोटा भाई जन्मा हो। अपनी नीली पैंट और पीली बुशर्ट पहनकर वो घंटों दौड़ भाग करता रहा। अपनी बहन को बोना बावन बनाकर उसने घंटों उधम मचाया। पहले तो छुटकी बोना बावन बनने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन जब बदले में ये तय हुआ कि अगली बार चुटकी ध्रुव बनेगी और नानू ग्रैंड मास्टर रोबो बनकर मार खाएगा, तो वो झट से बोना बावन बनने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अजूबा उससे मिलने क्यों नहीं आया? अजूबा का सबसे अच्छा दोस्त तो नानू ही था, और सुबू तो इतना गधा था कि उसको अभी तक ये भी नहीं पता था कि अली और अजूबा एक ही इंसान निकलेंगे, जबकि नानू ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अली और बहारिस्तान का मसीहा अजूबा एक ही इंसान है। चुंबक, स्कोरबोर्ड और महेश मोटा। नानू आज पूरी तैयारी से स्कूल आया था। उसे अजूबा का बदला सुबू से निकालना था। इससे पहले कि सुबू उसको अजूबा और अपनी फाइट की कहानी में एक चुटकी झूठ और दो चुटकी नमक स्वादानुसार मिलाकर सुनाता, नानू ने उसे अपना चुंबक दिखाया। अबे ये क्या है? फट गई, चुंबक है साले। कहाँ से पाया बे? मैंने खुद बना है, ट्रेन की पटरी पर सिक्का रखकर। क्या बात कर रहा है नानू? ट्रेन से चुंबक कैसे बनता है? गोली बांध रहा है साले। गोली तो तू बांधता है साले। मैं नहीं मानता कि अजूबा तेरे से मिलने आया था। बता जरा कि बहारिस्तान का सबसे बड़ा शैतान कौन है? अबे तू बुरा मत मान दोस्त, चुंबक से क्या क्या कर सकते हैं? अबे साइकिल, मटकी, लड़की, कुछ भी खींच सकते हैं इससे। फरिश्ते मूवी में देखा नहीं था? उसमें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना चुंबक से कितना मचाते हैं। अबे सही बे। सुन बे, तू मेरा दोस्त है, इसलिए तुझे एक खास बात बताता हूँ। अगर इस चुंबक का एक टुकड़ा दूसरे हिस्से से अलग भी कर दोगे, तो भी मरने से पहले दोनों कहीं से भी एक दूसरे को खोज के चिपक जाएंगे। सुबू का चेहरा आश्चर्य से 1 इंच चौड़ा हो गया, भौहें कानों तक तन गई और वो वही हरकत करने लगा जो वो अक्सर हैरानियत में करता था। थूक गटकते हुए उसने पूछा, वैसे ही जैसे इच्छाधारी नागिन मरने से पहले अपने नाग को खोज लेती है? हाँ हाँ, वैसे ही। सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ, काफी कुछ वैसे ही। अजूबा को हराने के बावजूद भी सुबू नानू से पिछड़ता जा रहा था। इस बार उसने थूक नहीं गटका, चेहरे पर अथॉरिटी और रहस्य का मिश्रण लेप कर भारी आवाज में बोला, भाई एक बात मैं भी बता रहा हूँ, प्लीज किसी और को मत बताइयो। बाई गॉड की कसम, खा पहले। नानू ने चालाकी से बाई गॉड की जगह बाई गॉड की कसम बोल दिया। वो हमेशा ही ये चालाकी करता था, आज वो एक बालिश्त भी ये गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था कि सुबह उससे ज्यादा कलाकार लौंडा साबित हो जाए। प्लानिंग सही काम कर रही थी। मास्टर प्लान परत दर परत अपना असर दिखा भी रहा था। उसने सुबह ही ध्यान से चुंबक अपने बस्ते में डाल लिया था ताकि स्कूल पहुंचते ही स्कोर कार्ड 10 से 11 हो जाए। चुंबक ने अपना असर दिखाया भी, और वो ये बात देख भी सकता था। सुबह का चेहरा उतर गया था। नानू उससे एक जमाने से जानता था। सुबह जब भी निरुत्तर होता था तो वो गांड खुजाने लगता था। नानू ने चेक किया, उसकी उंगलियां खाकी पैंट खुरच रही थी। हाँ बता, क्या बात है? अबे अगर नाग पंचमी के दिन किसी को सांप काट ले तो वो भी इच्छाधारी सांप बन जाता है। नानू 1 मिनट के लिए सुब्बू को अवाक देखता रह गया, क्योंकि कायदे से बात थी तो सही, लॉजिक भी था, लेकिन आज बात मानने का दिन था ही नहीं। उसने विरोध करते हुए कहा, अबे इच्छाधारी सांप होने में ऐसा भी क्या भौकाल है बे? दुनिया का सबसे बड़ा इच्छाधारी सांप नागराज है और वो ध्रुव से हार जाता है। घंटा, ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि परमाणु से बड़ा तेज कोई नहीं है। अबे हर हीरो की अलग ताकत है। आज तू हर बात पर मत भिड़ मुझसे। अब ये ऐसा नाजुक मौका था जहां पर नानू को रोक पाना मुश्किल था। वो कॉमिक्स खाता था
और कॉमिक्स ही पीता था। परमाणु जैसे हीरो का नाम ध्रुव और नागराज के साथ लेना एक ऐसा अपराध था जिसके लिए क्षमा नहीं बननी थी। गुस्से से नानू की टोटी खुल गई। नानू अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ बोला, परमाणु, अबे तू पागल है क्या? परमाणु से झाटू हीरो कोई नहीं है, वो फर्जी है एकदम। परमाणु के पास एक ही तो ताकत है और वो है परमाणु बम, जिसे वो भी कभी छोड़ नहीं सकता। फट्टू साला, छोड़ेगा तो सबसे पहले खुद ही मरेगा। तू मुझसे एकदम फालतू की बात मत क्या कर। सुबह चुप हो गया क्योंकि एक बार फिर बात निराधार नहीं थी, लॉजिक था सॉलिड। कभी कभी सुबह हैरान हो जाता था कि नानू इतना सब कुछ कैसे जानता है। फिर भी सुबह अब हत्ते से उखड़ चुका था क्योंकि नानू उसका हर एक तर्क बेदर्दी से काट रहा था। सुबह बोला, तू चूतिया है। अबे तू चूतिया है, नानू ने कहा। तू महा चूतिया है, सुबह ने कहा। अबे तू महा महा चूतिया है, नानू ने कहा। तू महा 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 चूतिया है, सुबह ने कहा। मैं जितने बार चूतिया हूँ तुझसे एक बार ज्यादा चूतिया है। अब जितने बार महा महा करना हो कर ले, तू अपने आप उससे एक बार ज्यादा चूतिया हो जाएगा, नानू ने कहा। नानू ऐसा दांव खेल चुका था जिसके आगे तर्क या कुतर्क की गुंजाइश ही नहीं थी। लड़कपने में मैं भी तमाम बार ऐसे मोड़ पर फंस कर निरुत्तर हो चुका हूँ। दरअसल इसे डेड एंड कहते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई तरीका काम नहीं करता और सामने वाले को हार मान लेनी पड़ती है। सिर्फ एक दाव है जो ऐसे में वही काम करता है जो धोबी पछाड़ करता है, उतना ही असरदार। सुबह ने वही दांव खेल लिया, जो पहले बोलता है वही होता है। ये क्या, दाव सिरे से उल्टा पड़ चुका था। स्कोर कार्ड फिर से 2-1 हो गया। नानू का चेहरा उतर गया और वह रोने लगा। सुबह ने ये सुबह ये बात पढ़ सकता था। उसने उसे सॉरी बोलने में ही समझदारी समझी, लेकिन ऐसे में सॉरी भी काम नहीं कर रहा था और तब सुबह को वो करना पड़ा जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। सुबह बोला, अच्छा सुन, कल कोई अजूबा वजूबा मुझसे मिलने नहीं आया था। सफेद झंडे बाहर निकाल लिए गए और लड़ाई खत्म कर दी गई। नानू ने सुबह को अपना चुंबक खेलने के लिए दिया और तभी गणित के टीचर महेश जी क्लास में दाखिल हुए। महेश जी डील डोल में जितने मजेदार प्राणी थे, स्वभाव से उतने ही खुकार। जलवा ये था कि वे मात्र छींक दे तो लड़के मूत देते थे। महेश जी ने आते ही बोर्ड पर एक सवाल लिख दिया। उनकी चौक से सवाल छूटने का मतलब ही यही हुआ करता था कि लड़के उसे हल करना शुरू कर दें और वो सवाल लिखने के बाद अपने पेट पर हाथ फिराने में खुद को व्यस्त कर लेते थे। इधर नानू और सुबू फिर से हुई दोस्ती की खुमारी में मगन थे। वापस मिली दोस्ती पुरानी दोस्ती से ज्यादा मीठी होती है। सुबू ने नानू की गल भैया डालकर कहा, दोस्त बाई गॉड की कसम खा तो एक बात बताऊं। अच्छा छोड़ मत खा, ऐसे ही बता देता हूँ, तू मेरा पक्का दोस्त है। एक बार इस हाथी ने अपने बच्चे को कंटाप मार दिया, उसका कान फट गया और वो उसके बाद से आज तक बह रहा है। चल साले, क्या सच में? और नहीं तो क्या, मैं क्या भाई से झूठ बोलूंगा? मुझे तो लग रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसका न तो कोई लड़का है और न ही इसका कोई लड़का हो सकता है। मुझे सीटू भैया ने बताया था कि गले लगाकर होठ पर किस करने से बच्चा होता है। इसके और इसकी बीवी के बीच मोटापे को देखकर तुझे नहीं लगता कि इन दोनों का पेट लड़ जाता होगा? ये एक ऐसी लाइन थी जिस पर सुबह की टोटी खुल गई और वो चीरकाल के लिए हंसना शुरू हो गया। नानू को पता था कि जब सुबह हंसना शुरू हो जाता है तो उसको रोकना लगभग असंभव हो जाता है। मुंडी नीचे झुका के वो बस यही मना रहा था कि महेश जी उन दोनों को न देख पाए। नानू ने सुबह को जांग पर चिकोटी भी काटी कि वो चिहुक उठे और शायद हंसना बंद कर दे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। दोनों दोनों की पेशी लगा दी गई। महेश जी का दंड देने का अंदाज भी निराला था। अगर अपराध छोटा हो तो फर्स्ट डिग्री, जिसके तहत चौक से बनाए हुए गोले को नाक से रगड़कर मिटाना होता था। दूसरी डिग्री के तहत ऐसे 4 गोलों का नामो निशान मिटाना होता था, और अगर छटाक भर भी चौक छूट गई तो थर्ड डिग्री, जिसमें पूरे ब्लैक बोर्ड की सफाई डस्टर की जगह नाक से करनी पड़ती थी।
दोनों को 3rd डिग्री मिली। क्लास के सारे बच्चों में भाईचारे की लहर दौड़ गई, पिटने वाले भाई भाई और बचने वाले उससे भी ज्यादा भाई भाई। एक एक अक्षर मिटाते हुए दोनों यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि मोटे को ठीक बरगद के पेड़ के पास मुताज लगे और मौत की आखिरी बूंद छिटकते ही उसके शरीर से जिन चिपक जाए। दोनों को बोर्ड पर लिखा हुआ सारा कुछ अगले दिन 50 बार कॉपी पर लिखने का दंड दिया गया। बुझे मन, बोझिल पांव और चमकती नाक लेकर दोनों अपने अपने घर की ओर रवाना हुए। मान न मान, मैं तेरा भगवान। लड़कपन का मानना न मानना भी अजीब होता है। मानो तो भूत प्रेत असली, न मानो तो देवता भी नकली। पत्थर की मूरत, बेजान सी सूरत, दिल लग जाए तो मोटी में भी स्वाद, न लगे तो दाल भात बेस्वाद। नानू रात भर से काक में प्याज की गुठली दबा के लेटा हुआ था। उसका मानना ये था कि ऐसा करने से प्याज की गर्मी काक से गुजर कर माथे पर चढ़ जाएगी और बुखार नहीं तो हरारत जरूर हो जाएगी। दोनों ने तय किया था कि रात भर प्याज दबाकर सोएंगे। सुबह जब माँ उठाने आएगी तो खुद ही स्कूल जाने के लिए मना कर देगी। सुबह जब माँ उठाने आई तो नानू ने भरी आवाज में जवाब दिया कि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ ने माथा छुआ तो मामला चमाचम ही नजर आया। माँ से बहस करना बेकार था, पता था कि जाना ही पड़ेगा। बचपन में माँ का कहा पत्थर की लकीर नहीं, खुद पत्थर ही होता था। और जिक्र नानू की माँ का हो तो उसका कहा हुआ तो उसका कहा हुआ हर एक लफ्ज चट्टान होता था। कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा था। अजूबा तो अजूबा, मुआ प्याज भी धोखा दे गया। नानू बेमन से स्कूल जाने की तैयारी में बटन से बुसट का एक पल्ला दूसरे पल्ले में झटका रहा था। तभी खिड़की पर सुबू ने सिग्नल दिया, है चू, भौं भौं, है चू। नानू समझ गया कि सुबू ही आया है। गधे और कुत्ते की ऑल्टरनेट आवाज उसे एक घटिया तरीके से निकालने वाला उससे घटिया तरीके से निकालने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ था। खिड़की में से एक अंडाकार मुंडी धीरे धीरे नुमाया हुई तो वही था। सुबह ने पूछा, प्याज ने काम किया? जवाब में नानू का बिना छिलके के प्याज जैसा मुंह देखकर वो समझ गया कि कुछ नहीं हो गया। दोनों झोला लेकर स्कूल के लिए निकल पड़े। अबे नानू, मेरी नाक देख, एकदम तोते जैसी हो गई है। कल मेरी अम्मा ने पूछा कि ये क्या हो गया है तो मुझे कहना पड़ा कि सवाल लगाते लगाते झपकी आ गई थी तो नाक सीधे मेज से टकरा गई। अम्मा ने डांटा कि ज्यादा पढ़ाई मत क्या कर, लेकिन कसम से इतनी घिसाई तो कारखाने में बापू भी नहीं करता होगा। भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? क्या? अगर आज भी घिसाई करनी पड़ी तो नाक की जगह खाली नथुने बचेंगे। नानू की बात पर सुबह की हंसी छूट गई। अबे यार, तेरी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, कितनी भी लगी पड़ी हो तू गजब हंसाता है। साले, तुझे हंसने की पड़ी है, मैं हंसा रहा हूँ। मैं आज स्कूल नहीं जाने वाला, नाक की जगह नथुने लेकर तुझे घूमना हो तो घूम। यार, स्कूल तो मुझे भी नहीं जाना, किसी तरह आज बच जाए तो फिर महेश मोटे का मुंह सीधे सोमवार को देखना पड़ेगा। भाई बचा लेना यार। दोनों मास्टर प्लान बनाने बैठ गए। सुबह आज फिर नर्वस था, सो खुजली जारी थी। नानू यहाँ वहाँ पेंडुलम की तरह घूम रहा था। सुबह उसे प्रोत्साहन की नजरों से ऐसे देख रहा था कि नानू जो भी कर रहा है शायद वो इस सारे क्रियाक्रम और प्रोपोगेंडा के बाद हर बार की तरह चिल्ला पड़े, आइडिया। लेकिन इस बार आइडिया नहीं निकला। तय किया गया कि स्कूल के बजाय मंदिर चला जाए। दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके खड़े हो गए। बीच बीच में आंखें खाली ये देखने के लिए खुलती थी कि बगल वाला भी झंडा बुलंद किए खड़ा है या दूसरे को देखकर हंस रहा है। लेकिन दोनों ही सच्चे भक्त की तरह हाथ जोड़े खड़े थे। हिंदुस्तान में आस्था से ज्यादा मजेदार चीज सिर्फ भगवान ही है। हिंदुस्तान में आस्था झटके में डोलती है और भटके तो बोलती है। और बच्चों की आस्था इतनी मासूम हुआ करती है कि खुदा खुद भक्त बन जाए। दोनों मन में प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई प्रार्थना सुन लेता है तो वो पूरी नहीं हो सकती। हे भगवान, मैं एक अच्छा लड़का बन के दिखाऊंगा, मुझे बस एक बार गणित के मास्टर जी से बचा लो। हे भगवान, मैं कभी उसे मोटा भी नहीं कहूंगा, उन्हें मोटा नहीं कहूंगा। सुबह ने जल्दी करेक्शन किया। मैं माँ
का सारा कहना मानूंगा, कभी गमले में दूध का गिलास नहीं पाऊंगा, अगली बार से अपनी बहन को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा और जब उसका टर्न होगा तो उसे फिर से बोना बावन नहीं बनाऊंगा। वो ध्रुव बनेगी और मैं मार भी खा लूंगा। अगली बार से हमेशा स्कूल का काम पूरा रखूंगा, कॉमिक्स पढ़ना छोड़ दूंगा। नानू ने आंखें खोल ली। भावनाओं में बहकर वो शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया था। नेगोशिएशन जरूरी था। ज्यादा कॉमिक्स नहीं पढ़ूंगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आम सहमति के हिसाब से तय किया कि भगवान को 2 रुपए भी चढ़ाया जाएगा। सुबू के पास 50 पैसे थे। 50 पैसे के 3 सिक्के थे और नानू के पास एक। दोनों ने उसे मूर्ति के पीछे रख दिया ताकि भगवान के अलावा उससे कोई और न ले सके। यह निर्णय लेने के लिए जिगरे, कलेजे और हिम्मत तीनों की जरूरत थी। तीनों लगाए गए और दोनों दोस्त एक आस्था लेकर मंदिर से अपने अपने घर रवाना हो गए। जादूगर शंकर, स्किन कलर की पैजामे और आबरा का डाबरा। सुबह सुबह आज फिर खिड़की पर सिंगलिंग चल रही थी। सिंगलिंग का पैटर्न बकायदे फिक्स था, वही ऑल्टरनेट है चू भौ भौ और उसके पश्चात कांच की खिड़की से एक अंडाकार आकृति का नुमाया होना। पर पैटर्न में आज उत्सुकता कुछ 1-2 चम्मच ज्यादा थी। है चू और भौ भौ आज सुनने में ऐसे लग रहे थे जैसे सावन का गधा रैंक रहा हो और बारिश के मौसम का चुदा सा कुत्ता किकिया रहा हो। नानू की खिड़की पर आते ही सुबह ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी दुनिया में स्वागत है, मात्र 50 पैसे में। अचंभे की दुनिया में मात्र 50 पैसे में। पारलौकिक शक्तियों की दुनिया में मात्र 50 पैसे में। मात्र 50 पैसे में। भरम और रहम की दुनिया में मात्र 50 पैसे में। जादूगर शंकर की दुनिया में आपका स्वागत है। नानू ने अंगूठे से ठेपी लगाकर सुबू की जबान जाम कर दी। पूछा, साले बावरे क्या हो गया? आहू आहू। जादू की दुनिया में आहू आहू। अरे बावरे, कौन कैसा जादू? आहू आहू। आहू आहू। अबे साले बता नहीं, ये बंदर चाल बाद में कर लेना। भाई मेरे, आज संडे है, फिर कल परसों तरसों थरसों छुट्टी। महेश मोटे को भूल जा, कस्बे में जादूगर शंकर आया हुआ है, जादू देखने चलते हैं। नानू की आंखें अंधेरे की बिल्ली की तरह चमक रही थी। छोटे बच्चों की आंखों की भंगिमाएं संक्रामक होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो चमक एक की आंखों से दूसरे की आंखों तक फुदक आती थी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का हाउ आई वंडर व्हाट यू आर उन्हीं आंखों में छिटक छिटक कर तुकबंदी बिठा रहा था। महेश मोटा हार गया था, जादू की दुनिया जीत रही थी। दोनों बनच्चर उछल उछल कर गा रहे थे, आज की रात सनम डांस करेंगे रोमांस करेंगे, ओहो आज की रात सनम। लेकिन अचानक सुबह के नानू ने के डांस पर लंगड़ मारा। कुछ सोच के उसका मुंह समोसे जैसा हो गया था। बड़े भाई, जादू देखने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? जो कुछ था वो सब तो मंदिर में रखवा दिया तूने। छोटे बच्चों की आंखों की भंगिमाएं संक्रामक होती है। एक और समोसा छन गया, डांस रुक गया, रोमांस रुक गया। चल मंदिर। मंदिर? सुबू ने पूछा। हाँ मंदिर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हिंदुस्तान में आस्था से मजेदार सिर्फ भगवान ही होता है। नानू ने सुबह को समझाया कि भगवान को पैसे से कोई मतलब नहीं होता। चलकर देखा जाए, अगर भगवान ने पैसा ले लिया होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिया होगा तो उसका यही अर्थ है कि उसे 50 पैसे नहीं चाहिए। गलियां सरपट काटते हुए बड़ी सांसों से छोटी सांसें छाटते हुए दोनों क्षण भर में मंदिर पहुंच गए। दिल जोर का धड़कता था। आज प्रश्न भगवान की लालच पर उठा था। 50 पैसे के सिक्के वहीं रखे थे क्योंकि कमबख्तों ने सिक्के ऐसी जगह छुपाए थे कि पुजारी क्या भगवान भी नहीं खोज पाते। दोनों ने सिक्के उठाए, दौड़ना शुरू किया और अगले आधे घंटे में दोनों पंडाल के अंदर थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी। अभी अभी जादूगर शंकर ने लकड़ी की छड़ी को खड़ा करके उसकी नोक पर एक लड़की को ऐसे सुलाया था मानो माँ ने लोरी गा के सुला दिया हो। सुबू और नानू को साफ सूंघ गया था। पूरे पंडाल को काटो तो खून नहीं। जनता को लगा कि इसके बदले में इतनी तालियां पीट दें कि हथेलियों पर गुलाबी रंग का उबाल आ जाए। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, दाद चाहूंगा
और उसके जवाब में तालियों की गड़गड़ाहट से जादूगर को लाद दिया गया। बदले में जादूगर ने भी ऐलान किया, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जादूगर शंकर का इंद्रजाल, जिसमें जादूगर शंकर खुद को 3 हिस्सों में बांट लेता है। एक काले रंग का पर्दा लाया गया। चमड़ी के रंग की चुस्त पैजामियां पहने 2 औरतें जादूगर के सामने तैनात हो गई। पर्दे के पीछे से जादूगर के बुदबुदाने की आवाज तेज हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पतीले से उबलकर गिरने से पहले दूध बुदबुदाता है। नंग धड़ंगे सच आया, न बुसट न घाघरा, लुंगी से कबूतर निकला आबरा का डाबरा, जूटन की हंसाई हुई, खुला भेद माजरा, पलटन में बजी हथाली, 16 मातरा। सुबो ने धीरे से नानू से पूछा, क्या लगता है 3 हिस्से होंगे? क्यों नहीं होंगे? अपनी बेवकूफी पे सुबू शर्मिंदा हुआ। बात शर्मिंदा होने की थी भी। सॉरी बोलकर उसने अपने चेहरे पर और अधिक भक्ति भाव ओढ़ने की कोशिश की और टुकुर टुकुर काले पर्दे को निहारने लगा। चमड़ी के रंग की चुस्त पजामियां पहने दोनों औरतें मुस्कुराई और उन्होंने पर्दा ऐसे छोड़ दिया जैसे अलिफ लैला में मलिकाएं चेहरे से हिजाब गिरा देती है। हिजाब गिरा और सामने 3 जादूगर शंकर मुस्कुराते पाए गए। जादू की जीत हुई, महेश मोटा हार गया। बहारिस्तान की जीत हुई, कॉमिक्स की दुनिया की जीत हुई, हर बच्चे के मासूम भरोसे की जीत हुई। जादूगर शंकर 3 तरह की मुस्कुराहट से 3 जगह मुस्कुरा रहा था। पर्दा वापस लाया गया, वापस गिराया गया, जैसे कि कैसेट उल्टी बजाई गई हो, और कैसेट के उल्टी बजते ही तीनों जादूगर शंकर वापस एक जादूगर शंकर में इकट्ठा हो चुके थे। जादूगर शंकर ने जनता की तालियों का अपनी मुस्कुराहट से शुक्रिया अदा किया और फिर से ऐलान किया, अब आप में से कोई एक यहाँ पर आएगा और मैं उसे गायब कर दूंगा। हाँ, तो कौन यहाँ आने वाला है गायब होने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। पूरे पंडाल में कुल 3 लोग खड़े हुए, लेकिन अचानक संख्या 3 से 1 हो गई, क्योंकि 2 को उनके नातेदारों ने पागल हो गया है क्या कहकर वापस बिठा लिया। पहली लाइन में अभी तक खड़े इंसान को जादूगर ने बाइज्जत ऊपर बुलाया। दोनों औरतें आई, पर्दा लगाया, बुदबुदाहट हुई, पर्दा वापस गिराया गया और जादूगर ने मंत्र पढ़ा। नंग धड़ंगे सच आया, न बुसट न घाघरा, लुंगी से कबूतर निकला आबरा का डाबरा, जूटन की हंसाई हुई, खुला भेद माजरा, पलटन में बजी है ताली, 16 मात्रा। वो इंसान गायब किया जा चुका था। आइडिया, पैटर्न, नथुने और आखिरी सिक्के। दिन भर जादू की दुनिया में हिलोरे लेकर दोनों जब घर लौट रहे थे तो ऐसे भाव विभोर थे जैसे कि सुहागरात की अगले सुबह आदमी और औरत भाव विभोर पाए जाते हैं। दोनों बोलते कुछ न थे, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और पता नहीं क्यों शर्माते भी जाते। तमाम देर यही उपक्रम दोहराने के बाद नानू ने सुबह से कहा, भाई मैं सोच रहा था कि अगर कल को जादूगर हमें गायब कर दे तो हम महेश मोटे के चंगुल से बच जाएंगे। साला जब हमें देख ही नहीं पाएगा तो नाक खाक घिसवाएगा। क्या बोलते हैं? सुबह की हालत फिर ऐसी हो गई थी जैसे भगवान राम के आगे हनुमान जी हों। वो कहना चाहता था कि भगवान आप तो जो भी करेंगे वो सही ही होगा, लेकिन सुबह कुछ कह नहीं पाया। बस सोच ही रहा था कि नानू की खोपड़ी में इतने आइडियाज आते कैसे हैं। यार देख, हमारे पास अभी भी 50 पैसे के 3 सिक्के और हैं। हमारे पास मतलब भगवान के पास। यानी कि हम 3 बार और जादू देख सकते हैं, और अगर तीनों में से एक भी बार उसने हमें आगे बुला लिया तो समझ कि जैकपॉट लग गया। इतना चांस तो ले ही सकते हैं, क्या बोलता है? सुबह को मास्टर प्लान बहुत पसंद आया। तय किया गया कि दोनों मंदिर जाकर भगवान से बकायदा क्षमा मांगकर सिक्के ले आएंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ही यही है कि भगवान भी चाहता है कि उसको बीच में टांग अड़ाने की जरूरत ही न पड़े और काम भी हो जाए। अगले दिन दोनों मंदिर गए और सिक्के लेकर जादूगर के पंडाल में पहुंचे। दोनों आगे वाली सीट पर ठीक उसी जगह बैठे जहां से पिछली बार आदमी को जादूगर ने ऊपर बुलाया था। जादूगर ने वही सारे जादू फिर से उसी महारत और सफाई के साथ दिखाए, लेकिन दोनों को तो बस गायब होने वाले जादू का इंतजार था। जादूगर ने फिर से जनता से वही सवाल पूछा। इस बार फिर से 4-5 लोग ही खड़े हुए, लेकिन एक ही आदमी की किस्मत बुलंद हुई। नानू और सुबह का नंबर नहीं आया।
लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। 2 दिन और किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन ढाक के 3 पात। कमबख्त हर बार कोई और ही बाजी मार ले जाता था। दोनों जासूसी दिमाग लगाकर रोज इस बात का पैटर्न समझने की कोशिश करते कि जादूगर आखिरकार कहाँ बैठे आदमी को उठाता है या उसकी फेवरेट पोजीशन क्या है। दोनों रोज जादू देखने के बाद घर जाकर मिट्टी पर पंडाल का कच्चा नक्शा बनाते थे और ये भिड़ाने की कोशिश करते थे कि कल संभावित जगह कौन सी हो सकती है। वैसे तो उन्हें भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो दोनों ये सब क्या कर रहे हैं, पर ये ज़रूर समझ आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। कल से स्कूल खुलने वाला था, 50-50 के चारों सिक्के खत्म हो चुके थे। गायब होने का मास्टर प्लान फुस हो गया, जिसका सीधा-साधा अर्थ ये था कि महेश मोटा जीतने वाला है। सुब्बू ने कहा, अब मतलब अब मतलब कल क्या होगा? नाक तो पहले ही घिस चुकी है, खाली नथुने बकाया है। अब कल पता नहीं क्या घिसवाएगा। कुछ नहीं होगा, चल जल्दी से जादूगर के कमरे में चल, उसके पैरों पर जाएंगे। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। दोनों तंबू के नीचे से सरक गए। शंकर दोनों को देखकर हैरान था। हालांकि वो कुछ कुछ समझ रहा था, क्योंकि ये दोनों कमबख्त रोज पंडाल में आकर अपनी एड़ियों पर उचक कर दाहिना हाथ तान कर 4 इंच से 6 इंच बनने की मशक्कत करते थे, ताकि जादूगर किसी तरह उन्हें ऊपर बुला ले। और हाथ इस तरह से दाएं बाएं लहराते थे जैसे सरेंडर करने के लिए दुश्मन झंडा लहरा रहा हो। ऐसी मन लुभावन मूर्तियां दिमाग में एक बार छप जाती है तो आसानी से मिटती नहीं है। शंकर पहचान गया था। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? शंकर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही दोनों उसके पैरों पर गिरकर दंडवत करते पाए गए। दोनों के चेहरे जमीन की ओर थे, इसलिए ये नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी आवाज किसकी थी, लेकिन आवाजें कुछ इस तरह थी, शंकर जी हमें प्लीज बचा लो, नहीं तो महेश मोटा हमारा कचूमर बना देगा। उसने हमें 50-50 बार एक जवाब लिखने के लिए कहा है, लेकिन हम 50-50 बार जवाब लिखेंगे तो हमारी उंगलियों को लकवा मार जाएगा। हमें प्लीज गायब कर दो जिससे कि वो हमें देख ना पाए। हाँ, हमें प्लीज गायब कर दो, नहीं तो बस हमें प्लीज गायब कर दो। भगवान की जगह जादूगर ने ले ली थी। जरूरत में जो जरूर आए वही भगवान। हमारी चवन्नियां भी खत्म हो गई है, शंकर जी प्लीज हमें गायब कर दो। छोकरों, मैं तुम दोनों को गायब नहीं कर सकता हूँ, शंकर ने साफ कह दिया। जादूगर इतना निष्ठुर, निर्दयी, निर्मम, निर्मोही कैसे हो सकता है? एक पतली आवाज और दूसरी उससे तनिक और पतली आवाज इस कुठाराघात से ऐसे सुन्न हो गई थी जैसे जेब में से शब्द खत्म हो गए हों। दोनों ने जेबें उल्टा करके बाहर निकाल कर झाड़ झाड़ कर भी देखा, न तो जेब में कोई शब्द ही बचा था और न ही कोई आइडिया। सुबह और नानू ने वही किया जो इस समय सबसे बेहतर तरीका हो सकता था। ये प्रयास आयास था या अनायास, ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों की आंखों से अश्रुधाराएं ऐसे बह रही थी कि जादूगर के एक एक कतरे को जर्रे तक अपने में बहा ले गई। जादूगर को जल्दी अपनी बात वापस लेनी पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को गायब कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों सिर्फ महेश मोटे के सामने गायब हो सकते हो, बाकी सब लोग तुम्हें देख सकते हैं। बोलो मंजूर है? मंजूर न होने की गुंजाइश ही नहीं थी। दोनों ने झटपट अपनी आंखें बंद कर ली। जादूगर ने आंखें खोलने को कहा, अब जाओ, पहले गायब तो करो। तुम दोनों गायब हो चुके हो, महेश मोटा तुम दोनों को नहीं देख पाएगा, अब जाओ यहाँ से। लेकिन तुमने तो वो सब कहा ही नहीं। वो कुछ नंग धड़ंगे बुशर्ट और घाघरा। मैंने कहा ना तुम गायब हो चुके हो। आल्हा उदल बड़े लड़ैया, बैल बेच के लाए गधैया। रात भर दोनों को खुशी से नींद नहीं आई। दोनों दिमाग में तरह तरह के प्लान बना रहे थे। सुबह सोचता था वो पीछे से जाकर महेश मोटे की पतलून पर चौक से एक बड़ा सा गोला बना देगा, ताकि वो बोर्ड पर लिखने के बजाय पीछे घूमे तो पूरी क्लास उस पर हंस पड़े। अगले दिन दोनों सबसे पहले जाकर क्लास में बैठ गए। महेश मोटे का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था। सभी बच्चों को हैरानी हो रही थी कि आज दोनों बड़ी तबीयत से पिटने वाले हैं, फिर भी इतनी ठिठाई और बेशर्मियत से क्यों हंस रहे हैं। खैर, बेशर्मों को बाशर्म बना देने वाला महेश मोटा आ गया और उसकी आंखें दोनों को खोज रही थी। दोनों की हंसी थामे नहीं थमती थी। दोनों हथेलियों से कसकर होठ दबा
कर हंसते थे, लेकिन महेश जी उन दोनों को खोज नहीं पा रहे थे। आज कहाँ हैं दोनों डपोर शंख? एक सूखे लड़के ने मोटी आवाज में जवाब दिया, सर वो दोनों आज आगे बैठे हुए हैं ना। ओहो, तो आज यहाँ बैठे हैं मेरे दोनों वीर बहादुर, अल्लाह और उदल। आइए अपनी अपनी कॉपी दिखाइए, लिखा है ना 50-50 बार। दोनों मुंह खोले अवाक निमेश महेश जी को निहार रहे थे। दोनों को काटो तो खून नहीं, जादूगर उनके साथ धोखा नहीं कर सकता था, या फिर उसका जादू महेश जी पर चला ही नहीं। दोनों अपनी जगह से हिलने की स्थिति में नहीं थे। महेश जी ने उन्हें कष्ट देना उचित भी नहीं समझा। खुद अपने हाथों से दोनों का एक एक कान पकड़कर स्टेज पर मूर्तिवत स्थापित कर दिया। दोनों खूब उड़ाए गए, खूब भी और बहुत खूब भी। एक कमजोर रग दबाई सी गई थी, उपाय जरूरी था, और चोट जब इस तरह की हो तो उसका उपाय सिर्फ बदला होता है। बदला गणित के मास्टर से अब क्या ही लिया जाता, बाद में भले ही लिया जाता, अभी तो जादूगर के से हिसाब किताब बाकी था। दोनों ऐसे रोते थे जैसे ब्रज की गोपियां। किसी भी उद्धव का कलेजा उन दोनों को देखकर डोल ही जाता। सुबह ने नानू से कहा, चल सीधे पंडाल। शंकर, हाँ, हिसाब किताब किए बिना सांस नहीं लिया जाएगा। क्या लगता है तुझे, होगा वो वहां? जिसके मन में चोर होता है वो पहले ही डर के भाग जाता है। मुझे नहीं मालूम, बस चल वहां। बस्ता टांगे हुए दोनों सीधे शंकर के पांडाल में पहुंचे। अब बदला लेने की बारी थी, लेकिन बदला कैसे लेना था ये दोनों में से किसी को नहीं पता था। दोनों एक दूसरे का और फिर शंकर का चेहरा देख रहे थे। चुप्पी तोड़ी गई। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सवाल विद्रोह के साथ पूछा गया और खत्म कारुण्य के चरम पर हुआ। आए बदला लेने थे, लेकिन हुआ कुछ और ही। सवाल खत्म करते करते दोनों इतना रोए जितना कि महेश मोटे के मारने पर भी नहीं रोए थे। अगर कोई शंकर से पूछता तो उसके अनुसार ये चीटिंग थी। दोनों बच्चे लड़ लेते तो ठीक था, कोई शक्तिशाली इंसान आकर उसे पीट देता तो भी ठीक था, लेकिन ये तो सरासर चीटिंग थी, क्योंकि इसका कोई भी उपाय, उत्तर प्रत्युत्तर अथवा नुस्खा उसके पास नहीं था। अब अगर वो अपनी जादू की टोपी में हाथ भी डालता तो कुछ निकल कर नहीं आता। शंकर अपना इंद्रजाल भी चलाता तो वो 1 का 3 हो जाता, लेकिन फिर पीर भी 3 गुनी हो जाती। शंकर ने धीरज रखा और पूछा, क्या तुम लोग गायब नहीं हुए? सुबह चिल्लाया, होते कैसे, तुम ढोंगी हो। दुखी मत हो छोकरो, कुछ कम ज्यादा हो गया होगा। ये जादू भी एकदम खाने के पकवान की तरह ही होता है मेरे दोस्त, और इसका मंत्र नमक धनिया हल्दी के माफिक होता है। एक आधा चुटकी कम ज्यादा हुआ नहीं कि सत्यानाश हो जाता है। 1-2 मिनट ज्यादा पकाया नहीं कि सब गुड़ गोबर। इस बार मैं पुनरावृत्ति मंत्र मारूंगा। बहुत देर से चुप खड़ा नानू बोला, उससे क्या होगा? पुनरावृत्ति मंत्र से एक चीज बार बार हो जाती है, दोहराई जा सकती है, तो बस तुम दोनों एक एक बार अपनी कॉपी पर वो लिख डालो जो मास्टर जी को दिखाना है। आज पूर्णमासी है, मैं उस पर अपना जादुई पंख फिराऊंगा और वो उसकी 50 बार पुनरावृत्ति कर देगा। सुबह ने नानू की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में सवाल पूछा गया कि जादूगर पर अब भरोसा करना है या नहीं। सवाल का जवाब हाँ था। मरता क्या ना करता। दोनों ने एक एक बार कॉपी पर जवाब लिखकर जादूगर को कॉपी थमा दी। अब तुम दोनों कल सुबह आना, मैं रात को 12 बजे इन दोनों पर पंख फिराऊंगा। कल सुबह आकर अपनी कॉपी ले जाना। पूर्णमासी, पुनरावृत्ति मंत्र और जादुई पंख। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। आती भी तो कैसे, मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। कल उनके हर एक भरोसे का फाइनल एग्जाम था। कल पिछड़ने का मतलब था कि शायद उनकी काल्पनिक दुनिया झूठी है। नागराज, ध्रुव, तोशी, उसका अभी अभी पैदा हुआ बेटा टनी, बरगद का जिन, और शायद अजूबा भी। नानू ये एकदम नहीं चाहता था कि दुनिया में कोई भी हरकत उसके इस भरोसे को तोड़ सके। उसे वो सारे मौके याद आ रहे थे जब जब उसका भरोसा सच साबित हुआ था। सब कुछ उसके दिमाग में फिर से एक चक्कर घूम जाता था। मसलन किताब में दबे पंख से बच्चा निकलना कोई मामूली बात नहीं थी। गया प्रसाद को जिन चढ़ जाना भी मामूली नहीं हो सकता था। उसकी चुंबक भी अभी तक सटीक काम करती थी। दिमाग में यही सब गढ़ते बुनते उसे नींद आ गई।
सुबह उसकी नींद सूबू की सिंगलिंग से खुली। वो आज फिर गा रहा था और बेतहाशा नाच रहा था। आज की रात सनम डांस करेंगे, रोमांस करेंगे। नानू ऐसे छिटक के खिड़की पर आया, जैसे एक कंचा मारो तो दूसरा कंचा उसकी जगह से छिटक जाता है। अबे क्या हुआ? आज की रात सनम डांस करेंगे, रोमांस करेंगे। अबे बोल ना भाई, हुआ क्या? आज की रात सनम डांस करेंगे, रोमांस करेंगे। अबे बोल, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जादूगर से कॉपी लेने नहीं जाना है क्या? भाई मेरे, रात भर ऐसी फटी हुई थी कि नींद ही नहीं आ रही थी। आज सुबह जल्दी से उठकर सीधे शंकर के पंडाल में गया। डर लगता था कि कहीं वो हम दोनों से डरकर पंडाल उखाड़ कर न भाग गया हो। लेकिन ये देख, सुबह ने शर्ट के बटन खोलकर अंदर से सारी कॉपियां निकाली तो उसकी मुस्कुराहट देखकर नानू समझ गया कि पूर्णमासी का पुनरावृत्ति मंत्र काम कर गया। सुबह ने पूछा, भाई क्या लगता है उसने खुद तो नहीं लिख दिया होगा न रात भर में? नानू ने कहा, पागल है क्या? यही तो जादू होता है मेरे दोस्त। ये जादू भी एकदम खाने के पकवान की तरह होता है मेरे दोस्त। और इसका मंत्र नमक धनिया हल्दी के माफिक एक आधा चुटकी कम ज्यादा हुआ नहीं कि सत्यानाश हो जाता है। एक दो मिनट ज्यादा पकाया नहीं कि सब गुड़ गोबर। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना झोला टांगा, उसमें कॉपियां भरी और कुलाचे मारते हुए, छोटी सासों को बड़ी सासों से काटते हुए स्कूल के लिए रफ्फू चक्कर हो गए। जादू की दुनिया जीत चुकी थी। महेश मोटा हार गया था। सुपर कमांडो ध्रुव जीत गया था। नागराज और टनी जीत गए थे। लड़कपन जीत गया था। सो दिस इज द होल स्टोरी। परवाज। अब आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिएगा। वो आएगी कल। और इसमें जो भी कमियां रही होगी आप लोग वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। बाय बाय।